ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे एंटोमोलॉजी वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स या इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल मेजर्स या इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट। अब एंटोमोलॉजी वाले चैप्टर में इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज किया था, डिजीज ट्रांसमिशन इन आर्थ्रोपोड्स किया था, जिसमें बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो किया था। अलग अलग तरह के मॉस्किटोज देखे थे, जैसे कि एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज, मेंसोनिया। इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था, सबके डिफरेंसेस देखे थे अलग अलग स्टेजेस में, दैट इज एक्स स्टेज में, लार्वल स्टेज में, प्यूपे स्टेज में, एडल्ट स्टेज में। उसके बाद हमने एडिस इजिप्टी इंडेक्स भी पढ़ा था। ठीक, तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे तो एंटोमोलॉजी वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस इनके नोट्स के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स या इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल। ठीक, अब भाई मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स या इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल का मतलब क्या होता है? इनका मतलब सीधा सा है, कैसे हम मच्छरों को कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि बीमारी ना फैले। ठीक है, दैट इज मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स। अब इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल क्या है? देखो, मच्छरों की अलग अलग स्टेजेस होती है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। एग स्टेज होती है, लार्वा स्टेज होती है, प्यूपे स्टेज होती है, एडल्ट स्टेज होती है। तो ये जो है एग स्टेज, लार्वा स्टेज, प्यूपे स्टेज, ये सभी पानी में होती हैं ज्यादातर। और एडल्ट स्टेज जो होती है वो हवा में या घरों में या घरों के बाहर होती है। तो हमको इन सारी स्टेजेस पे कुछ ऐसा करना है जिससे कि मच्छर मर जाए या उनके लार्वा एग्स वगैरह निपट जाए, जिससे कि मच्छरों की तादाद कम हो जाए। या फिर अगर मच्छर बड़े हो गए तो उनको तब मार दिया जाए, या हमारे घरों में घुसने से रोक लिया जाए, या फिर हमें काटने से बचा लिया। ये सारी मेथड्स जो होती हैं, इनको जब मिलके हम करेंगे जिससे कि मच्छरों से होने वाली बीमारियां बच सके, उसको कहेंगे इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल। तो इसमें क्या क्या आता है? पहले तो तीन चीजें याद रखना। इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल या मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स में सबसे पहले तो एंटी लार्वल स्टेज आएगी, यानी पानी में ही मच्छर को मार दो भाई साहब। या तो जो एग नहीं दे पाए वो जो लार्वे हैं उनको निपटा दो। और दूसरी चीज, मान लो कि लार्वल स्टेज से वो आगे बढ़ गए, बड़े एडल्ट मॉस्किटो हो गए, तो फिर आएंगी एंटी एडल्ट मेजर्स कि भैया बड़े होते ही साथ घरों के बाहर ही मार दो, फिर भी घर के अंदर घुस जाए तो रेस्टल स्प्रेस कर दो, उससे मार दो। वो एंटी एडल्ट मेजर्स। और उससे भी अगर बच जाए तो फिर हमको खुद को अपना बचाव करना है कि भैया मच्छरों को जितना मार सकते थे मार दिया, फिर भी अगर बच गए तो अपने आप का बचाव करो मॉस्किटो के काटने से। ये तीन। तो कौन कौन सी तीन? सबसे पहले तीन पॉइंट, एंटी लार्वल मेजर्स, एंटी एडल्ट मेजर्स और प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स। ठीक, अब इनके अंदर भी तीन तीन है, जैसे कि एंटी लार्वल मेजर्स। एंटी लार्वल मेजर्स में सबसे पहले आती है एनवायरमेंटल कंट्रोल, की आसपास के वातावरण में हम कुछ चीजें करेंगे जिससे कि मॉस्किटो एग्स ना दे पाए या जो उनके लार्वा हैं वो निपट जाए। एनवायरमेंटल कंट्रोल में इंटरमिटेंट इरिगेशन आता है, सोर्स रिडक्शन आता है। क्या होता है वो हम समझेंगे आगे की स्लाइड्स में, अभी सिर्फ नाम। फिर आता है केमिकल कंट्रोल, हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जिनसे कि लार्वा वगैरह को निपटाया जा सके, वो जैसे कि मिनरल ऑयल, पेरिस्क्रीन, सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स। फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल, जिसमें कि हम जीवित चीजों का इस्तेमाल करते हैं मॉस्किटो के लार्वास को निपटाने के लिए। उसमें हम मछलियों का इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, फंगाई का, इनफैक्ट प्रेडेटर मॉस्किटो भी आता है, इसको हम पढ़ेंगे, बहुत मस्त चीज है ये। ठीक, तो फिर से एंटी लार्वल के अंदर तीन हो गए, एनवायरमेंटल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक, उसके बाद आता है एंटी एडल्ट मेजर। अब देखो, पानी के अंदर आपने कोशिश की मारने की, फिर भी अगर बच गए, मच्छर बड़े हो गए, तो आएगी एंटी एडल्ट मेजर्स। एंटी एडल्ट मेजर्स में भैया पहली चीज तो कि घरों के बाहर ही निपटाने की कोशिश करो, यानी कि स्पेस स्प्रे कर दो। स्पेस स्प्रे यानी कि घर से बाहर वो फॉगिंग मशीन वगैरह चलती है ना, बचपन में हम खेलते थे उसमें, फिर घर आके चप्पल खाते थे, तो दैट इज स्पेस स्प्रे जो होता था। फॉगिंग मशीन पूरी रोड पे चलती रहती थी, दैट इज स्पेस स्प्रे। उसमें हम पायरेथ्रम का इस्तेमाल करते हैं। रेसिडुअल स्प्रेस, कि भैया अगर बच के कुछ मच्छर घर के अंदर भी आ गए तो हम घरों के अंदर भी स्प्रे कराते हैं, उसके लिए हम डीडीटी, मैलाथन या लिंडेन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी याद रखना। ठीक है,
उसके बाद आता है आपका जेनेटिक कंट्रोल। इसमें मुख्यतः तो नाम का एटलीस्ट पता होना चाहिए कि स्टेराइल मेल टेक्निक है, साइटोप्लाज्मिक इनकॉम्पेटिबिलिटी है, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है, सेक्स डिस्टॉर्शन है, जीन रिप्लेसमेंट टेक्निक है। ये कुछ जेनेटिक मेथड्स होती हैं, जेनेटिक टेक्निक्स होती हैं जिनसे कि हम मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल में करते हैं। ठीक, इसको भी थोड़ा सा हम देखेंगे। उसके बाद इसके बाद भी अगर मच्छर बच गए, मतलब घर के बाहर आपने छिड़काव कर दिया, घर के अंदर छिड़काव कर दिया, घर के बाहर जेनेटिक कंट्रोल भी कर लिया, उसके बाद भी अगर बच गए, तब तो भाई साहब अपने आप को बचाना है। तब आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स। इसके लिए सबसे पहले आता है स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग क्या होता है, वो स्क्रीनिंग फॉर डिजीज वाले चैप्टर में मत चले जाना, है ना। यहाँ पे स्क्रीनिंग का मतलब होता है वो घरों की खिड़कियों और दरवाजों पे जालियां नहीं लगी रहती हैं, वो होती है स्क्रीनिंग। कि आपने स्क्रीनिंग कर दी कि मच्छर घर के अंदर ही ना आ पाए। फिर भी अगर मच्छर घर के अंदर आ गए हैं तो आपके बेड के अंदर ना आ पाए, उसके लिए क्या करते हो आप, मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करते हो। उसमें भी दो तरह की आती हैं, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स आती हैं और लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स आती हैं। क्या होती है वो हम देखेंगे। और फिर इसके अलावा आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स का भी इस्तेमाल करते हो मच्छरों को मारने के लिए। समझ गए। तो ये है आपकी पूरी की पूरी, एटलीस्ट पहले नाम पता होने चाहिए, मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स या इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल्स में तो तीन तीन है, एंटी लार्वल मेजर्स, एंटी एडल्ट मेजर्स और प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स। अब एंटी लार्वल के अंदर एनवायरमेंटल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल। एंटी एडल्ट के अंदर रेसिडुअल स्प्रे, स्पेस स्प्रे और जेनेटिक कंट्रोल। मॉस्किटो प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स में स्क्रीनिंग, मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स। ठीक। तो ना कई बार हम पॉइंट्स ही भूल जाते हैं कि भैया कितने पॉइंट्स थे मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स में। तो कैसे याद करोगे कितने पॉइंट हैं। तो देखो ये क्या है, मॉस्किटो कंट्रोल मेजर, है ना। तो ये देखो एम को आप टेढ़ा कर दो तो क्या हो जाएगा 3, ये एम को आप टेढ़ा कर दो तो हो जाएगा 3। इनफैक्ट सी भी कौन से नंबर का अल्फाबेट है, ए बी सी, यानी 1 2 3, थर्ड नंबर के अल्फाबेट है। तो एक्चुअली यहाँ तीन तीन का ही तो खेल है। अगर आप देखो तो इसमें भी आपको तीन हेडिंग है, दैट इज एंटी लार्वल मेजर्स, एंटी एडल्ट मेजर्स और प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स। और उनके अंदर भी तीन तीन पॉइंट्स है। एंटी लार्वल में एनवायरमेंटल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल। एंटी एडल्ट में रेसिडुअल, स्पेस स्प्रे और जेनेटिक कंट्रोल। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट में भी स्क्रीनिंग, मॉस्किटो रिपेलेंट। ठीक। तो 3/3 से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक। अब इनका क्या क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं। पहले ये टेबल याद होनी चाहिए आपको, ये याद रहेगा तो पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल या मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स आपको याद रहेंगे। चलो, तो सबसे पहले आते हैं एंटी लार्वल मेजर्स। एंटी लार्वल मेजर्स में हमने देख लिया था कि तीन पॉइंट्स होते हैं, दैट इज एनवायरमेंटल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल। एनवायरमेंटल कंट्रोल के अंदर 2 पॉइंट, इंटरमीडिएट इरिगेशन, सोर्स रिडक्शन। केमिकल के अंदर 3 पॉइंट, मिनरल ऑयल, पेरिस ग्रीन, सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड। और बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर फिश, बैक्टीरिया, फंगाई और प्रेडेटर मॉस्किटो। एक एक करके समझते हैं। इन्वायरमेंटल कंट्रोल, अब भैया पहली चीज तो याद रखना है, एनवायरमेंटल कंट्रोल का मतलब क्या है, आसपास के वातावरण में हम कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिससे कि मच्छरों को पनपने से रोक सके। ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि भाई ये जानना कि आर्थ्रोपोड्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी अप्रोच जो होती है ना वो एनवायरमेंटल कंट्रोल ही होती है। कि मच्छरों को पैदा ही नहीं होने दो या बड़े ही नहीं होने दो, तो मच्छर अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज याद रखना, इंटरमिटेंट इरिगेशन। अभी इंटरमिटेंट इरिगेशन क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, जब हम खेतों में पानी देते हैं ना तो लगातार पानी नहीं देते हैं, हम ऑल्टरनेट पानी देते हैं। कि पहले पानी दिया, फिर पानी को सूख जाने दिया, फिर पानी दिया, फिर पानी को सूख जाने दिया। क्यों? क्योंकि अगर हम लगातार पानी देते रहेंगे तो ऐसा देखो, पानी पूरा का पूरा खेतों में भर जाएगा। अब भरा हुआ पानी ही तो चाहिए मच्छर को अंडे देने के लिए। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, बार बार पानी नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, पानी को ऑल्टरनेट देंगे। पहले हमने पानी दिया, ये दिया, उसके बाद पानी को, जमीन को पूरा मौका दिया कि भैया आप पानी को पूरा सोख लो। जब पानी को पूरा सोख लिया जमीन ने, उसके बाद हम फिर पानी देंगे, फिर जमीन को मौका देंगे कि भैया सोख लो। और फिर जब पूरा सोख लेगी तब पानी देंगे। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि खेतों में पानी इकट्ठा नहीं हो पाएगा, बढ़िया ऐसे ड्राई रहेंगे खेत, जमीन जो है वो ड्राई रहेगी, जिसकी वजह से मच्छर अंडे नहीं दे पाएंगे।
समझ गए? तो इसमें हम करते क्या है, ऑल्टरनेट पानी देते हैं, फिर पानी को समय, जमीन को समय देते हैं सूखने के लिए। उससे होगा क्या, सॉइल सरफेस जो होता है वो पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा, और जब तक आप अगला पानी नहीं देते हो उसकी वजह से पानी में अंडे नहीं दे पाएंगे मच्छर। समझ गए? दैट इज आपका इंटरमिटेंट इरिगेशन। सिंपल है, पर पता नहीं क्यों डर जाते हो जब सवाल पूछते हैं वाइवा में। तो सिंपल है। अगला क्या, एनवायरमेंटल कंट्रोल में अगला होता है कि आप ना सैलिनिटी ऑफ वाटर चेंज कर देते हो। जब आप वाटर की सैलिनिटी चेंज कर देते हो तो बट ऑब्वियसली उसमें मच्छर के अंडे, प्यूपे या लार्वे ज्यादा समय तक रह ही नहीं पाते हैं। तो उस वजह से भी आप कंट्रोल कर सकते हो, वो भी एक अच्छी एनवायरमेंटल कंट्रोल मेजर से। सेकंड होता है ओवरहेड टैंक्स को कवर कर देना, मोस्ट एफिशिएंट मेथड कही जाती है। क्यों? क्योंकि ना ज्यादातर हम अगर अपने घरों में देखें ना, तो घरों के ऊपर छत पे जो टंकियां होती हैं उसमें ज्यादातर हम झांकने भी नहीं जाते। महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक बार झांकने चले गए, सफाई करने का मन किया तो कर ली, वरना तो कभी झांकने भी नहीं जाते। और भाई साहब, ऐसी चीजें हमारे मच्छरों को पसंद होती है कि एकांत प्रिय आदमी है हमारा मच्छर, कि बच्चे वहीं देगा जहां किसी के बच्चे खेलने ना आए। तो ओवरहेड वाटर टैंक्स बहुत फेवरेट जगह होती है उनकी, वहां जाके वो अंडे दे सकते हैं। इसलिए आपको उसको हमेशा कवर करके रखना चाहिए। अब कवर करके रखोगे तो इतनी दम तो है नहीं कि कवर हटाएंगे फिर अंडे देंगे, फिर बाहर आएंगे फिर कवर लगा देंगे, ना भाई साहब। इसीलिए कवर्ड रखना चाहिए स्लैब से, या ढक्कन अच्छे बड़े बड़े होने चाहिए। समझ गए? तो ये अगला पॉइंट है एनवायरमेंटल कंट्रोल में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, दैट इज एलिमिनेट ब्रीडिंग प्लेसेस। जहां भी मच्छर अंडे देते हैं या दे सकते हैं, ऐसी सारी जगह को खत्म कर दो। यानी कि सोर्स रिडक्शन इसको कहते हैं। सोर्स रिडक्शन क्यों कहा? क्योंकि हम ब्रीडिंग प्लेसेस को एलिमिनेट कर रहे हैं, यानी कि मच्छरों का जो मेन सोर्स है, जहां पे मच्छर अंडे देते हैं, जहां पे मच्छर बड़े होते हैं, उन जगह को ही हमने खत्म कर दिया। दैट इज सोर्स रिडक्शन, यानी कि ब्रीडिंग प्लेसेस को ही हमने निपटा दिया। अब इसमें अलग अलग आती है। कहीं अगर गड्ढे हैं तो उनको भर दो, कहीं उबड़ खाबड़ जगह है तो उनकी लेवलिंग कर दो, कहीं पे अगर पानी रुका हुआ है, नालियां आनियां चौक हो गई हैं तो उनका ड्रेनेज कर दो, पाइप्स अगर चौक हो गए तो उनको ड्रेन कर दो, जिससे कि पानी इन जगहों पे ठहर ही नहीं पाएगा। और ठहर ही नहीं पाएगा तो मच्छर या मक्खियां अंडे दे ही नहीं पाएंगे। इनफैक्ट ये बेस्ट वे टू कंट्रोल हाउस फ्लाइज होता है ना? तो ये भी याद रखना, इस पे एमसीक्यू आया है। अब अलग अलग के लिए अलग अलग है भाई साहब। हमने देखा है, तुमने अगर पढ़ा हो, हमने अलग से जो मॉस्किटोज पे वीडियोस बनाया था उसमें हमने पढ़ा था कि अलग अलग स्पीशीज जो होती हैं मच्छरों की, उनकी अलग अलग ब्रीडिंग प्लेसेस होती हैं। तो हमको बस वो ब्रीडिंग प्लेसेस खत्म करनी है। जैसे अगर हम बात करें क्यूलेक्स की, तो भैया क्यूलेक्स में क्या चाहिए? क्यूलेक्स को चाहिए गंदा पानी। याद है हमने पढ़ा था CULEX। तो एल क्या था? POLL, पॉल्यूटेड वाटर था। तो क्यूलेक्स को हमको पॉल्यूटेड वाटर चाहिए क्यूलेक्स को, यानी कि जैसे कि नाले, नाली, सब में एल आ रहा है। तो नाले, नालियां, ये सब जब चोक हो जाते हैं ना, तो वहां पे क्यूलेक्स जाके अपने अंडे देता है। तो उनको चोक ही नहीं दो, मतलब जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको एडिक्वेटली डिस्पोज ऑफ करो। जैसे कि अच्छा सीवेज सिस्टम होना चाहिए शहरों में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए। तो सीवेज या वेस्ट वाटर जो होता है उसको बंद नालियों के थ्रू दूसरी जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाओ, जिससे कि, और नालियों का ध्यान रखना कि ये नालियां चोक ना हो जाएं। तो अगर नालियां चोक नहीं होंगी, एडिक्वेट डिस्पोजल होगा पॉल्यूटेड डर्टी वाटर का, तो क्यूलेक्स अंडे दे ही नहीं पाएगा। क्यूलेक्स अंडे दे ही नहीं पाएगा तो मच्छरों की तादाद बढ़ ही नहीं पाएगी। ये हो गया आपका क्यूलेक्स। समझ गए? अब एडीज के लिए याद है क्या था एडीज की ब्रीडिंग साइट्स? तो एडीज में हमने क्या पढ़ा था? AEDES, डी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था एडीज में। तो डी फॉर एडीज, डी फॉर डोंगा, हमने कहा था डोंगा हो गया, डिब्बा हो गया। ये डोंगे डिब्बे वगैरह मतलब कि जो घरों में हमारे जो डोंगे होंगे खराब हो जाते हैं, डिब्बे डिब्बे खराब हो जाते हैं, या फिर जैसे तेल के टिन होते हैं वो खराब हो जाते, खाली हो जाते, तो उनको छत पे ले जाके फेंक देते हैं। या फिर खाली गुलदस्तान होते हैं, गमले होते हैं, उनको हम छतों पे रख देते हैं। बॉटल्स वगैरह होती हैं टूटी फूटी, उनको छतों पे फेंक देते हैं। टायर वगैरह होते हैं, उनको छतों वतों पे गैलरी में फेंक देते हैं। तो वहां पे जब पानी इकट्ठा हो जाए इन पे, आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर, यानी कि हमारी इस्तेमाल की हुई चीजों में जब पानी भर जाए और वहां अंडे आके देते हैं,
वो होते हैं एडीज की ब्रीडिंग साइट्स। तो बस ऐसी ब्रीडिंग साइट्स को हटा दो, यानी कि आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर होने नहीं दो। घरों की छतों पे और गैलरियों में ये जो डब्बे, बर्तन, जो गुलदस्तान, टायर्स, बॉटल्स, इनको इकट्ठे नहीं होने दो, इनको फेंकवा दो। जब घर के अंदर ये होंगे नहीं तो मच्छर आके अंडे दे ही नहीं पाएंगे, तो एडीज इजिप्टी इंडेक्स अपने आप कम हो जाएगा। ठीक, तो एडीज को ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। फिर आता है एनाफ्लीज। एनाफ्लीज का हमको याद है भाई साहब, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मच्छर होता था। तो वो क्लीन वाटर में अंडे देता था। अब क्लीन वाटर जैसे कि बारिश का पानी वगैरह जहां जहां इकट्ठा हो जाता है, उन जगहों को आप निपटा दो। जैसे कि जो गड्ढे हैं उनको भर दो, जहाँ पे छतों में पानी रुक रहा है अगर, या पाइपों में पानी रुक रहा है अगर, उनको ड्रेन कर दो। तो इस तरह से क्लीन वाटर का कलेक्शन नहीं हो पाएगा और मच्छर अंडे नहीं दे पाएंगे एनाफ्लीज। समझ गए? तो ऐसे आप एनाफ्लीज का सोर्स रिडक्शन कर सकते हो। फिर आता है मेंसोनिया। मेंसोनिया की ब्रीडिंग साइट क्या थी याद है? हमने कैसे याद किया था? मैन को सोने के लिए क्या चाहिए? दो चीज चाहिए सुकून से सोने के लिए। एक तो खूब सारे पेड़ पौधे दिखते रहे, और दूसरा है पानी दिखता रहे। पानी और पेड़ पौधे चाहिए उसको, यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स के अंडर सरफेस पे जाके ये मच्छर अंडे देते हैं। तो जहां जहां आसपास, आपके घर के आसपास मान लो कहीं पे क्या क्या होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाते हैं हम शो के लिए, वहां पे पानी में तैरने वाले पेड़ लगाते हैं। या फिर इनफैक्ट घरों के आसपास जहाँ पे पानी भरा रहता है वहां पे अगर आप देखोगे तो जलकुंभी वगैरह उगाती हैं या एक्वेटिक प्लांट्स उगाते हैं। इनके आसपास जाके मच्छर अंडे देते हैं। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स को रिमूव कर दो तो मंसोनिया अंडे ही नहीं दे पाएगा। दैट इज सोर्स रिडक्शन ऑफ मंसोनिया। समझ गए? तो ये है आपकी एंटी लार्वल के अंदर, एंटी लार्वल मेजर्स में एनवायरमेंटल कंट्रोल। एनवायरमेंटल कंट्रोल में कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? इंटरमिटेंट इरिगेशन और सोर्स रिडक्शन, ये तो याद रखना ही रखना है। फिर सैलिनिटी ऑफ वाटर, ओवरहेड टैंक्स को निपटा दो, निपटाओ नहीं सॉरी, ढक के रखो, ये सब कुछ याद रखना। ठीक, तो ये हो गई आपकी पूरी एनवायरमेंटल कंट्रोल, एंटी या एंटी लार्वल मेजर के अंदर एनवायरमेंटल कंट्रोल। अब आती है आपके एंटी लार्वल मेजर्स के अंदर केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल के अंदर हम क्या करते हैं ना, कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि लार्वा निपट जाए। सबसे पहला होता है कोई भी ऑयल वगैरह, मिनरल ऑयल कोई भी इस्तेमाल कर लो, और उसमें हम डीजल भी यूज कर सकते हैं, फ्यूल ऑयल भी यूज कर सकते हैं, केरोसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करता क्या है? जब आपने ये ऑयल को पानी के ऊपर डालते हो ना, तो कभी भी आपने तेल को पानी के ऊपर डाला है? फॉर एग्जाम्पल ये है आपका पानी, ये पूरा का पूरा आपका पानी है। आप जब भी ऑयल को पानी में डालते हो ना, तो ऑयल ऐसी लेयर बना देता है, ऊपर तैरने लगता है पानी के ऊपर, ऐसे होता है ना। तो हमने किया क्या? हमने तेल डाल दिया पूरा का पूरा, जहां भी आपको लगता है यहाँ पे मच्छरों की लार्वा वगैरह है वहां पे। तो हुआ क्या, ये ऐसी दिख रही है आपको पानी के ऊपर, ऐसी परत दिख रही है? ये पूरी परत है, ऐसी परत चढ़ जाती है तेल की। तो अब होगा क्या? याद है हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि जो ये जो लार्वा होते हैं ये पानी की सतह पे लटके रहते हैं, देख रहे हो? ये पानी की सतह पे लटके हुए हैं। क्यों? क्योंकि ना इनको यहाँ पे इनके पास साइफन ट्यूब होती है, एयर ट्यूब, पानी हवा लेने के लिए ऑक्सीजन, ये तो एकदम पैरेलल रहता है, सरफेस फीडर होता है तो यहीं से लेता है। मगर क्या होगा जब आपने तेल डाल दिया, ऑयल डाल दिया, तो ये तो पूरा ऑयल से कवर हो गया, ऊपर का सरफेस कवर हो गया, ये तो पूरा का पूरा ऑयल से कवर हो गया। अब भाई साहब ये तो सांस ही नहीं ले पाएंगे ना, सांस कहाँ से ले पाएंगे? ये तो पूरी की पूरी ऊपर का सरफेस कवर हो गया, तो ये हवा में सांस ही नहीं ले पाएंगे, एयर ही नहीं जा पाएगी इनको, और जब इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये मर जाएंगे। बस यही हमारा पूरा का पूरा मैकेनिज्म है मिनरल ऑयल को इस्तेमाल करने के लिए, कि ऑयल जो होता है, तेल जो होता है, एक थिन फिल्म बना देता है पानी के ऊपर, जिससे कि एयर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है मॉस्किटो के लार्वा और प्यूपे की, और वो मर जाते हैं। सिंपल, समझ गए? तो ये मैकेनिज्म समझ लो, क्योंकि ये एग्जामिनर को वाइवा में समझाना पड़ता है। अब कितना इस्तेमाल करना है ये नंबर याद करना हो करो, नहीं करो नहीं करो, कि पर हेक्टेयर अगर जमीन है, 1 हेक्टेयर में 80 से 90 लीटर मिनरल ऑयल आपको हफ्ते में एक बार तो डालना है, अगर आपको लावल कंट्रोल करना है एंटी लावल मेजर्स के तहत। समझ गए?
तो ये हो गया आपका मिनरल ऑयल। उसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे कि पैरास्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैरास्क्रीन होता क्या है, ये माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जो पानी में इंसॉल्युबल होता है। जैसे कि ये मिनरल ऑयल ऐसे आते भी हैं, पता है आपको, एंटी वो जो क्यूलेक्स या एडीज के लिए, अलग अलग मॉस्किटोज के लिए आते हैं एंटी लार्वल ऑयल, एनाफ्लीज के लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है मॉस्किटो लार्वल ऑयल, ये एक्चुअली डाल दो तो पूरी एक थिन लेयर बना देंगे। ऐसे ही ये आता है पेरिस ग्रीन, दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है पेरिस ग्रीन, जो कि अगर आप पानी के ऊपर डाल दोगे तो एकदम वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा, क्योंकि इनसॉल्युबल होता है। मगर पंगा क्या होता है, मारते कैसे है ये ना स्टमक पॉइजन होता है। इंसानों के लिए या जानवरों के लिए तो ये हार्मलेस होता है, मगर खासकर एनाफ्लिस लार्वो का तो दुश्मन होता है भाई साहब, निपटाई डालता है एनाफ्लिस लार्वा को। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट ये पैरास्क्रीन हम इंसेक्टिसाइड्स में पढ़ेंगे, उसका कुछ निमोनिक भी था कि ए से एनाफ्लिस था, पी से पाउडर्ड फॉर्म था, और ए से एनाफ्लिस था कि एनाफ्लिस मॉस्किटो को मारता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि पी से पाउडर्ड फॉर्म, ए से एनाफ्लिस मॉस्किटो, सब समझेंगे हम। ठीक है, आगे आने वाली स्लाइड्स में। अभी तो समझ लो कि क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जो कि इंसॉल्युबल होता है वाटर में, स्टमक पॉइजन के जैसा काम करता है ये। यहाँ पे एस से स्टमक पॉइजन भी था, स्टमक पॉइजन के जैसा काम करता है। और ये इन ह्यूमंस के लिए तो हार्मलेस होता है, लेकिन एनाफिलिस लार्वा को बहुत अच्छे से निपटाता है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर कॉपर एसिटो आर्सेनाइट होता है, जो कि करीब 50% आर्सेनस ऑक्साइड इसके अंदर होता है। स्टमक पॉइजन होता है भाई साहब, याद रखना। कितना आप उनको अप्लाई करना है, 1 हेक्टेयर अगर जमीन है या पानी वहां पे भरा हुआ है तो उस पर करीब 1 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से 2% डस्ट आपको काफी होगी। समझ गए? तो पेरिस ग्रीन में कुछ याद रखने वाली चीजें कि माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, स्टमक पॉइजन होता है तो एनाफिलिस लार्वा को तो निपटा देता है, खासकर मतलब बाकी को भी, लेकिन एनाफिलिस के लिए खासकर, लेकिन अपने लिए हार्मलेस होता है। क्या होता है इसके अंदर, कॉपर एस्टोआर्सेनाइट होता है, और कितना, तो करीब 1 किलो पर हेक्टेयर जमीन पे, मतलब पानी पे। समझ गए? दैट इज आपका पेरिस ग्रीन। उसके अलावा भी कुछ सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, आपको एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए, एबेट, मेलाथियोन, फेनिथियोन और साइक्लोपायरिफॉस, इस टाइप के आते हैं, देख रहे हो आप। ये आपको यहाँ पे एबेट मिल जाएगा, मेलाथियोन मिल जाएगा, फेनिथियोन मिल जाएगा, क्लोरपायरिफॉस मिल जाएगा। तो इस तरह से भी ये आपका हो गया एंटी लार्वल मेजर्स के अंदर केमिकल कंट्रोल। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखना, डीडीटी को हम एंटी लार्वल मेजर्स में इस्तेमाल नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें रेसिडुअल इफेक्ट उसके पास नहीं होता है, इसलिए हम नहीं करते हैं। इस पे एमसीक्यू आता है। ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने एंटी लार्वल मेजर्स के अंदर केमिकल कंट्रोल पढ़ा। एंटी लार्वल मेजर्स से दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ये साइन, ये आपको एंटी लार्वल मेजर का ही तो साइन है कि भैया लार्वा को कंट्रोल करने के लिए लार्विसाइड के तौर पे एबेट को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये साइन भी याद रखना, कभी कभी आपको इमेज बेस्ड में पूछा जा सकता है। तो समझ गए, हमने पढ़ लिया एनवायरमेंटल कंट्रोल, अगला हमने पढ़ लिया केमिकल कंट्रोल। अब तीसरे पे आते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या है, बायोलॉजिकल, बायोलॉजी का मतलब क्या है, जीवित चीज है ना। बायोलॉजी में जीवित प्राणियों के बारे में तो ज्यादातर पढ़ते हैं हम। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम जीवित चीजों को इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि मच्छरों के लार्वों को कंट्रोल किया जा सके। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में सबसे पहले आती है फिश। ये नाम तो ना हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हालांकि गम्बूसिया फिश। तो एक्चुअली ये फिश करती क्या है, ये जो मॉस्किटो की लार्वा है ना पानी के अंदर, दिख रहा है, ये लार्वा इसको खा जाती है। फेवरेट मील होती है, जैसे तुम्हारा मोमोज होगा उसके लिए मोमोज लार्वा है, तो मॉस्किटो लार्वा को मस्त निपटा जाती है गम्बूसिया एफिनिस। या दूसरी मछलियां भी होती है, जैसे कि लेबिस्टस रेटिकुलेटिस, इसको बाबोटोस मिलियंस भी कहते हैं। उसके अलावा पोइसीलिया, बहुत ही टिपिकल नाम है, तो इनको याद रखना। मैं तो ना, जो टिपिकल टाइप के नाम होते थे ना, उनमें कुछ ना कुछ अपने मतलब का शब्द ढूंढ लेता था, जिससे मुझे याद आ जाता था कि भैया अच्छा ये वाला नाम था। जैसे कि गम्बूसिया, ये तो एकदम खा खा के एकदम गम्बुक टाइप की हो जाती ना, गम्बूत टाइप की, वैसी गम्बू गम्बू गम्बू, तो गम्बूसिया। उसके अलावा लेबिस्टस रेटिकुलेटिस को पानी के अंदर क्या मिलते हैं, लॉबस्टर्स मिलते हैं, तो लेबिस्टर।
तो ऐसे याद कर लिया। अब हमने पोइसिलिया, पोइसिलिया क्यों, जैसे कि जो पुलिस होती है फ्रांस में, स्पेनिश में, वहां पे आप गाड़ियों पे देखोगे तो पुलिस की जगह पोइलिस टाइप का लिखा रहता है, तो पोइसिलिया ऐसा है, पोइलिस टाइप का पोइसिलिया। तो पानी में आप पुलिस को ही तो छोड़ रहे हो कि मच्छर मर जाए, मतलब वो जो आपराधिक प्रवृत्ति के मच्छरों के लार्वे हैं उनको मारने के लिए हम पुलिस छोड़ रहे हैं, पोइसिलिया। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, मैं तो ऐसे याद करता था जब अजीब अजीब नाम की चीजें मिलती थी मेरे को। ठीक है, ओके। ये तो हो गया आपका फिश। फिश के बाद आता है आपका बैक्टीरिया। तो फिश में समझ गए, ये आपकी फिश होती हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं तो याद रखना फिश होती है जो कि एंटी लार्वल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में नाम याद रखना है एटलीस्ट, बेसिलस थुरिंजेंसिस H14, या इनफैक्ट इसमें आप याद करोगे पूरा पढ़ना चाहोगे तो बेसिलस थुरिंजेंसिस सीरोवर इज़राइलिनेंसिस। तो इज़राइल, इज़राइल शब्द मिल रहा है इसमें, तो इज़राइलेंसिस। तो मैं ऐसे ही याद करता हूँ, कोई ना कोई अपने फेवरेट शब्द ढूंढ लेता हूँ, उसके थ्रू याद करता हूँ, तो मुझे इसमें इज़राइल मिला था। ठीक है, इसको एज अ लार्विसाइड यूज करते हैं, इसमें बॉटनिम टॉक्सिन होता है जो कि मॉस्किटो लार्वा के लिए खतरनाक होता है, तो वो अंदर घुस के उसको निपटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इस तरह का आता है थुरिसाइड टाइप का। ठीक है, देखिए ये थुरिंजेंसिस, थुरिंजेंसिस, ये देखिए आपको थुरिसाइड समझ गया। तो ये है आपका बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड। ये तो हो गया बैक्टीरिया। फिर आता है फंगाई। तो फंगाई में याद रखना कि कोयलो कोइलोमोमाइसिस जो होता है फंगाई, वो भी एंटी लार्वल मेजर्स के जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। ये दिख रहा है लार्वा के अंदर घुस जाते हैं। एक्चुअली जब इसकी लाइफ साइकिल पढ़ोगे ना आप, तो इसकी लाइफ साइकिल में यहाँ पे देखो, जो जाइगोट होता है ना, वो इन्फेक्ट कर देते हैं मॉस्किटो लार्वा को, उस तरह से एंटी लार्विसाइड काम करते हैं। तो इनकी लाइफ साइकिल ही मॉस्किटो से होके गुजरती है और उस तरह से वो निपटा देते हैं। तो एटलीस्ट नाम तो पता होना चाहिए फंगाई का। फिर भाई साहब आता है अपना प्रेडेटर मॉस्किटो। प्रेडेटर मॉस्किटो तो जो होता है ना, साइज में काफी बड़ा होता है नॉर्मल मॉस्किटो के, और इसका नाम होता है टॉक्सोराइनिचाइटिस स्प्लेंडेंस। ठीक, तो इसको तो मैं कैसे याद करता था कि मतलब मेरा फ्रेंड होता था, अच्छा खासा जिमर, अच्छा हैवी था, और चलाता क्या था, स्प्लेंडर चलाता था एकदम सांड जैसा, गैंडे जैसा। तो मैंने क्या ढूंढा इसमें, मैंने इसमें ढूंढा राइनो, जो कि स्प्लेंडर चला रहा है। ठीक है, और टॉक्सिक तो है ही क्योंकि प्रेडेटर है, मारना ही है उसको, तो टॉक्सिक राइनो जो कि स्प्लेंडर चला रहा है, तो टॉक्सोरेंजाइटिस स्प्लेंडेंस। ठीक, तो ऐसे नाम याद कर सकते हो। ये करता क्या है एक्चुअली, ये देख रहे हैं, बड़ा सा मॉस्किटो होता है, साइज में अच्छा बड़ा होता है ये। और इसका काम क्या होता है, इसका लार्वा जो होता है ना, वो लार्वा ही नॉर्मल लार्वा को खा जाता है। मच्छर का जो लार्वा होता है ना, उसको इसका लार्वा निपटा देता है बस। अब एडल्ट मॉस्किटो तो एडल्ट मॉस्किटो को खाएगा नहीं ना, तो क्या करता है, ये जो होता है अपने लार्वा वहां पे अपने अंडे वहां पे देता है जहां दूसरे मच्छर अंडे देते हैं। तो इसके जब लार्वे बड़े होते हैं ना, तो उनका साइज अच्छा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल मॉस्किटो के लार्वा होते हैं, तो उनको ये निपटा देता है। तो इसीलिए इसको भी एज अ एंटी लार्विसाइड यूज करते हैं। समझ गए। तो ये हमारी तीसरी चीज थी एंटी लार्विसाइड में, दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में याद रखना, एटलीस्ट नाम याद रखना इनके। और इमेज बेस्ड क्वेश्चन तो आ गए, लेकिन नामों पे तो आता है। देखो, फिश, बैक्टीरिया, फंगाई और प्रेडेटर मॉस्किटो, ये चारों के नाम याद रखना अंदर के। ठीक है, ये हो गया आपका एंटी लार्वल मेजर्स। तो भाई साहब हमने पूरी कोशिश की कि पानी के अंदर ही मच्छर को निपटा दिया जाए लार्विसाइडल स्टेज में, लार्विसाइडल डाल के, या लार्वल स्टेज में, और मच्छर को बड़े ही नहीं होने दिया जाए। अब फिर भी अगर मच्छर बड़ा हो गया है तो हम क्या करेंगे। अगर मच्छर बड़ा हो गया ना, तो भाई साहब हम बाकी दूसरी चीजें ऐसी करेंगे जिससे कि बड़े मच्छर को ही निपटा दें। उसमें अलग अलग होता है। पहला तो कि हम अंदर ही नहीं घुसने दे, जाने के हम स्पेस स्प्रे कर दे, उसमें पायथ्रम का इस्तेमाल करते हैं, घर के बाहर वो फॉगिंग मशीन से जो स्प्रे करते हैं। उसके अलावा अगर फिर भी घर में घुस गए हैं तो हम रेसिडुअल स्प्रे करते हैं, घरों के अंदर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, जैसे कि DDT, मेलाथान और लिंडेन।
और भी कुछ चीज कर सकते हैं जैसे कि एंटी एडल्ट मेजर्स के तौर पे, जिससे कि मच्छरों की पॉपुलेशन को, जनसंख्या को, मच्छरों को कम किया जा सके, जैसे कि स्टेराइल मेल टेक्निक, साइटोप्लाज्मिक इनकॉम्पेटिबिलिटी, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, सेक्स डिस्टॉर्शन और जीन रिप्लेसमेंट। क्या होता है वो हम समझेंगे। ठीक, तो एटलीस्ट यहाँ एंटी एडल्ट मेजर्स में 3 नाम, रेसिडुअल स्प्रे, स्पेस स्प्रे और जेनेटिक कंट्रोल, और उसके अंदर की चीजें अब समझते हैं एक एक। पहला होता है रेसिडुअल स्प्रे। रेसिडुअल स्प्रे क्या होता है? रेसिडुअल स्प्रे ये जब हम घर में इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने के लिए बुलाते हैं ना लोगों को कि भैया बहुत मच्छर हो गए, पता नहीं कहाँ कहाँ कोने होने में छिपे रहते हैं, आप लाके इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दो, निपट जाएंगे। तो उसमें इसमें क्या करते हैं, हम घरों के अंदर इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करवाते हैं। और कौन कौन से इंसेक्टिसाइड रेसिडुअल स्प्रेज में यूज होते हैं? तो डीडीटी, मेलाथायोन, प्रोपोक्सर, लिनिथायोन और लिंडेन। ठीक है, ये BHC स्टैंड्स फॉर बेंजीन हेक्साक्लोराइड, याद रखना। अब ये हो गया आपका रेसिडुअल स्प्रे। और कितना कितना करना है? तो डीडीटी करीब 1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको स्प्रे करना चाहिए, मेलाथायोन करीब 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, और लिंडेन थोड़ा सा ही चल जाता है, यानी कि 0.5 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको स्प्रे करना चाहिए। कितना इफेक्टिव होता है? करीब 6 माइल्स के रेडियस तक इफेक्टिव होता है डीडीटी, 3 माइल के रेडियस तक मेलाथायोन, और 0.5 यानी कि 3 माइल के रेडियस तक होता है लिंडेन। ठीक, तो अब ना रेसिडुअल स्प्रेस में याद रखना कि रेसिडुअल स्प्रेस में डीडीटी, मेलाथायोन, प्रोपोक्सर और लिंडेन यूज होता है। देखो स्पेस स्प्रे में तो, स्पेस स्प्रे क्या होता है? स्पेस स्प्रे जो घर के बाहर का इस्तेमाल करते हैं हम, घर के बाहर फॉगिंग मशीन की मदद से मिस्ट या फॉग बना के हम स्प्रे करते हैं, जिससे कि घरों के बाहर जो दूर दूर तक मच्छर है वो सब निपट सकें। तो याद रखना स्पेस स्प्रे में हमको मिस्ट या फॉग बनाने के लिए मशीन्स की जरूरत होती है। देखा है आपने, बचपन में होता था ना, जब ये फॉगिंग मशीन घरों के सामने से गुजरती थी, हम जाके खेलने लगते थे, कूदने लगते थे, पिक्चरों टाइप का फील होता था कि बढ़िया धुंध में हम खेल रहे हैं। हमको क्या पता था जहर का छिड़काव हो रहा है। घर आते थे तो चप्पलों से सुटाई होती थी मम्मी की। गलती से, मम्मी भी डॉक्टर थी, बहुत सुटाई होती थी। क्या गए थे मम्मी, हम तो कोहरे में खेलने गए थे। मम्मी ने बोला आओ बेटा हम कोहरा दिखाते हैं तुमको। बहुत सुटाई होती थी चप्पलों से, मगर हम कहाँ सुधरते थे। तो दैट वॉज स्पेस स्प्रे। अब स्पेस स्प्रे में याद रखना कि किसका छिड़काव होता है? पायरिथ्रम का छिड़काव होता है। ये नर्व पॉइजन होती है। याद रखना इसमें एरोसॉल डिस्पेंसर की जरूरत होती है। ये वरना देख रहे हैं आप, फॉग मशीन है यहाँ पे, इसकी जरूरत होती है, और इसका रेसिडुअल इफेक्ट नहीं होता है। हालांकि हम पायरिथ्रम को इंसेक्टिसाइड में अच्छे से पढ़ेंगे, फिर भी अभी एटलीस्ट देख लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पायरिथ्रम, जिसमें कि आपको फॉगिंग मशीन के थ्रू किया जाता है। और स्पेस स्प्रे में आपका देखो ये हो गया आपका डीडीटी, मेलाथायोन, लिंडेन वगैरह, ये सब रेसिडुअल स्प्रे में यूज होता है। ठीक है, अब ना रेसिडुअल स्प्रे और स्पेस स्प्रे में, स्पेस स्प्रे तो आपको याद रहेगा कि भैया स्पेस स्प्रे में पायरिथ्रम है। ठीक है, मगर रेसिडुअल स्प्रेज में इतने सारे हैं, अब ये कैसे याद रखेंगे? वाइवा में याद रखना, पूछते हैं कि भैया रेसिडुअल स्प्रेज में कौन कौन से इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हो। तो इसको याद करने का निमोनिक क्या है? इसको याद करने के लिए सिंपल सा निमोनिक है, रेसिडुअल माला दीदी टू प्रोफेशनल लिली। एक हाउसवाइफ थी जिनका नाम माला था, वो घर ही में रहती थी सिंपल, लेकिन फिर उनने काम करना शुरू कर दिया, कॉर्पोरेट ऑफिस जाना शुरू कर दिया, तो एकदम प्रोफेशनल बन गई। प्रोफेशनल लिली नाम हो गया उनका, है ना। पहले माला नाम था, माला दीदी, फिर हो गई प्रोफेशनल लिली। तो क्या है हमारा निमोनिक? रेसिडुअल माला दीदी टू प्रोफेशनल लिली। अब इससे क्या क्या हो जाएगा? रेसिडुअल से तो आपका रेसिडुअल स्प्रे हो गया, माला से आपका मेलाथायोन हो गया, डीडी से आपका डीडीटी हो गया, प्रोफेशनल से आपका प्रोपोक्सर हो गया, ली से, एक ली से लिनिथायोन हो गया, और एक और ली से आपका लिंडेन हो गया। तो याद रहेगा रेसिडुअल माला दीदी टू प्रोफेशनल लिली हो गया। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि भैया जो रेसिडुअल स्प्रेज होते हैं उसमें किन किन चीजों के इस्तेमाल होता है। उसके बाद ना आता है आपका सबसे आखिरी में, दैट इज कौन सा? जेनेटिक कंट्रोल।
अब भैया जेनेटिक कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें क्या क्या चीजों का इस्तेमाल होता है पहले तो एटलीस्ट नाम पता होने चाहिए आपको। स्टेराइल मेल टेक्निक, स्टेराइल मेल टेक्निक क्या होती है? देखो इसमें होता कुछ नहीं है। स्टेराइल मेल टेक्निक में ना हम रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। रेडिएशन देके मच्छरों को स्टेराइल बना देते हैं, मतलब कि उनमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। अब ये स्टेराइल मेल को हम छोड़ते हैं मेटिंग के लिए, मेटिंग के लिए वाइल्ड फीमेल्स के साथ मेटिंग के लिए छोड़ते हैं। अब उससे जो एग निकलते हैं ना वो हैच ही नहीं होते। अब जब एग हैच ही नहीं होगा तो मच्छर अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगे। ये टेक्निक ना जो आपकी स्टेराइल मेल टेक्निक जो है ना, इसको ना यूएस में काफी इस्तेमाल किया जाता है एडीज इजिप्टी की पॉपुलेशन को कम करने के लिए। तो याद रखना स्टेराइल मेल टेक्निक में हम क्या करते हैं, रेडिएशन के इस्तेमाल से जो मच्छर होते हैं उनको स्टेराइल कर देते हैं, मतलब कि जो अंडे वो वाइल्ड फीमेल से जब ये मेटिंग करेंगे तो जो अंडे होंगे वो हैच ही नहीं होंगे, हैच ही नहीं होंगे तो मॉस्किटो कंट्रोल हो जाएगा। समझ गए? तो ये होती है आपकी स्टेराइल मेल टेक्निक। उसके बाद जो दूसरी आती है ना वो होती है साइटोप्लाज्मिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ना हम इंट्रासेलुलर पैरासाइट का इस्तेमाल करते हैं। इंट्रासेलुलर पैरासाइट में कौन से, जैसे कि एक होता है वॉल्बेचिया, वॉल्बेचिया नाम का इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। इसको हम यूज करते हैं। इसको जब हम छोड़ते हैं तो ये क्या करते हैं भैया, ये जाता है जो होस्ट होता है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव इनकॉम्पेटिबिलिटी क्रिएट कर देता है। तो रिप्रोडक्टिव इनकॉम्पेटिबिलिटी क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से जो मच्छर होते हैं उनके जो स्पर्म होते हैं या एग होते हैं ना, वो एक्चुअली अपनी क्षमता ही छोड़ देते हैं कि वायबल ऑफस्प्रिंग पैदा हो सके। तो एक तरह से साइटोप्लाज्मिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब इसको साइटोप्लाज्मिक इनकॉम्पेटिबिलिटी क्यों बोलते हैं टेक्निक? क्यों? क्योंकि देखो पहली चीज तो जो हमने इंट्रा सेलुलर पैरासाइट छोड़ा था जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह अलग अलग छोड़ते हैं, तो हमने जैसे वॉल बेकिया इसका इस्तेमाल हम करते हैं। वॉल बेकिया जब हम छोड़ते हैं तो ये ना जाके होस्ट के साइटोप्लाज्म में रहने लगता है और आगे जाके ये रिप्रोडक्टिव इनकॉम्पेटिबिलिटी क्रिएट करता है, तो इसीलिए साइटोप्लाज्मिक इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। समझ गए? तो इसको याद रखना साइटोप्लाज्मिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। इसको ना क्यूलेक्स मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए काफी इस चीज को इस्तेमाल किया जाता है। तो वॉल्बेचिया क्या करता है, इन्फेक्टेड मेल्स में जाता है, फर्टिलाइज्ड जो एग होते हैं वो एक्चुअली में वायबल ऑफस्प्रिंग क्रिएट ही नहीं कर पाते। तो इस तरह से आप साइटोप्लाज्मिक इनकॉम्पेटिबिलिटी टेक्निक से यूज कर सकते हो मॉस्किटोस को कंट्रोल करने के लिए। समझ गए? तो ये हो गई दूसरी। उसके बाद आती है तीसरी, दैट इज क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन में क्या करते हैं हम, एक्चुअली बैलेंस्ड क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन करते हैं। जब हम बैलेंस्ड क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन करते हैं ना, तो एक्चुअली में हमको बैलेंस्ड क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन की मदद से एक म्यूटेंट मॉस्किटो मिलता है। अब इस म्यूटेंट मॉस्किटो को जब हम बाहर छोड़ते हैं, बाहर हमारे पास वाइल्ड टाइप ऑफ मॉस्किटो है, इसके साथ जब हम छोड़ते हैं तो जो पहली जनरेशन की जीवन जो होती है, पहली जनरेशन होती है ना, उसमें तो कोई खास इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब अगली जनरेशन में, इसमें ना यहाँ पे आपका म्यूटेंट मॉस्किटो है, यहाँ पे आपको नॉर्मल वाइल्ड मॉस्किटो है। इनसे जो पहली जनरेशन पैदा होती है उनमें क्रोमोसोमल सेगमेंट में थोड़े से चेंजेस तो आते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। लेकिन जब अगली जनरेशन आती है यानी इनके पोते पोती जब आते हैं ना, उसमें एक्चुअली में क्रोमोसोमल सेगमेंट जो होती है ना वो नॉर्मल नहीं रहती है। तो जो क्रोमोसोमल सेगमेंट नॉर्मल रहेगी ही नहीं, जब क्रोमोसोमल सेगमेंट नॉर्मल नहीं रहेगी तो ज्यादातर जो मच्छर होते हैं वो मर जाते हैं सेकेंड जनरेशन के। समझ गए? तो जो सेकेंड जनरेशन होती है वो ज्यादातर मच्छर उसमें मर जाते हैं। तो समझ गए हमने क्या किया, हमने क्या किया, बैलेंस क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन किया जिसकी मदद से हमें म्यूटेंट मच्छर क्रिएट किए। इन म्यूटेंट मच्छर को हमने वाइल्ड मच्छरों के साथ छोड़ दिया। उनमें पहली जनरेशन में तो ठीक ठाक रही, थोड़े बहुत सेगमेंटल चेंजेस हुए, लेकिन जो दूसरी जनरेशन आई उसमें
नॉर्मल क्रोमोसोमल सेगमेंट हमको नहीं मिलते थे, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट नहीं होते थे, तो ज्यादातर मच्छर इसमें सेकेंड जनरेशन में मर जाते हैं। तो इस तरह से हम मच्छरों की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। ठीक, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है सेक्स डिस्टॉर्शन। अब ये सेक्स डिस्टॉर्शन में हम क्या करते हैं? सेक्स डिस्टॉर्शन में जो मच्छर का एक्स क्रोमोसोम होता है ना, ये मच्छर का एक्स क्रोमोसोम जो होता है, इसमें हम जो राइबोसोमल जीन सीक्वेंसिंग होती है ना, उसमें चेंजेस कर देते हैं। जब हम उसमें चेंजेस कर देते हैं, तो करीब 90% से ज्यादा मच्छर जो पैदा होते हैं ना, वो मेल ही पैदा होते हैं। अब 90% से ज्यादा मच्छर मेल ही पैदा हो रहे हैं, फीमेल ज्यादा पैदा हो नहीं रही है, तो अपने आप मच्छरों की जनसंख्या कम हो जाएगी। तो 90 से 85% तक मेल पैदा होंगे, तो बट ऑब्वियसली फीमेल पैदा नहीं हो पाएंगी, और फीमेल पैदा नहीं हो पाएंगे तो अपने आप मॉस्किटोस कम हो जाएंगे। समझ गए? तो हमने क्या किया? सेक्स डिस्टॉर्शन, यानी कि जो हमारा मच्छरों का सेक्स रेशो है उसको डिस्टॉर्ट कर दिया। मेल इज टू फीमेल होता है ना सेक्स रेशो, तो मेल को बढ़ा दिया, फीमेल्स को कम कर दिया, सेक्स डिस्टॉर्शन। समझ गए? तो सेक्स डिस्टॉर्शन में हम ये करते हैं। अब अगला आता है जीन रिप्लेसमेंट। अब जीन रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं? जीन रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं हम? जो फीमेल मॉस्किटो होती है ना, उसमें एक जीन होता है जिसको कहते हैं हम डबल सेक्स जीन। तो ये जो डबल सेक्स जीन होता है ना, इसमें हम म्यूटेशन कर देते हैं। अब जब हमने डबल सेक्स फीमेल का जो डबल सेक्स जीन है उसमें म्यूटेशन कर दिया ना, तो जो फीमेल मॉस्किटो है उसमें बहुत सारी डिफॉर्मिटी हो जाती है, जैसे कि माउथ में डिफॉर्मिटी हो जाती है, उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफॉर्मिटी हो जाती है। अब माउथ में डिफॉर्मिटी हो गई तो भैया ये बाइट नहीं कर पाएगी, बाइट नहीं कर पाएगी तो जो पैरासाइट है या जो जीवाणु है उनको फैला नहीं पाएगी। इस तरह से कंट्रोल कर लिया। दूसरी चीज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफॉर्म हो गया तो क्या होगा? एग्स वगैरह नहीं दे पाएगी, एग्स वगैरह नहीं दे पाएगी तो पॉपुलेशन कंट्रोल भी कर लिया हमने। तो समझ गए? हमने फीमेल में जो डबल सेक्स जीन है उसमें म्यूटेशन क्रिएट किया, जिस वजह से जो म्यूटेंट फीमेल मॉस्किटो है उसके माउथ की डिफॉर्मिटी हो गई, जिसकी वजह से वो बाइट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो पैरासाइट को स्प्रेड नहीं कर पाए। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हमने डिफॉर्मिटी क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से एग्स वगैरह नहीं ले कर पाई, जिसकी वजह से पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये होती है आपकी जीन रिप्लेसमेंट टेक्निक इन जेनेटिक कंट्रोल। थोड़ा समझा दिया मैंने, आप चाहो तो सिर्फ नाम भी याद रख सकते हो। स्टेराइल मील टेक्निक, साइटोप्लाज्मिक इनकॉम्पेटिबिलिटी, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, सेक्स डिस्टॉर्शन और जीन रिप्लेसमेंट। समझ गए? तो ये हो गई हमारी पूरी एंटी एडल्ट मेजर्स की तीनों चीजें। ठीक, तो हमने क्या देख लिया? हमने एंटी लार्वल मेजर्स देख लिया और एंटी एडल्ट मेजर्स, यानी हमने मच्छरों को बड़े ही नहीं होने दिया, लार्वल स्टेज में ही निपटा दिया। फिर भी अगर मच्छर बड़े हो गए तो एंटी एडल्ट मेजर्स करके हमने मच्छरों को, बड़े मच्छरों को भी निपटा दिया। फिर भी अगर मच्छर बच जाते हैं तो हम क्या करते हैं? अब हम अपने आप को बचाएंगे। तो हम प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स में सबसे पहले करते हैं स्क्रीनिंग। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जालियां लगाते हैं। फिर हम यूज करते हैं मॉस्किटो नेट। बेड्स पे हम मच्छरदानी लगाते हैं, बेड नेट्स यूज करते हैं। इसमें दो आती हैं, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स और लॉन्ग लास्टिंग बेड नेट्स या इंसेक्टिसाइडल नेट्स। और उसके अलावा हम मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज आएगी स्क्रीनिंग। तो भाई स्क्रीनिंग में क्या करते हैं? स्क्रीनिंग में हम सबसे पहली चीज कि भैया जो जालियां होती हैं, प्रेफरेबली हमको कॉपर या ब्रॉन्ज की जालियों का इस्तेमाल करना चाहिए। दिख रही हैं ये जालियां? कॉपर या ब्रॉन्ज की जाली होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो पर इंच स्क्वायर से करीब 16 मैशेस होने चाहिए। 16 मैशेस पर इंच, ये साइज याद रखना। एमसीक्यू इस पे पीजी एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ दिख रही है आपको? अगर आप देखोगे तो यहां से लेके यहां तक 4 इंच में करीब 1 2 3 4 जाली ऐसी गई हैं, और 1 2 3 4 जाली ऐसी गई हैं। तो ये करीब 1 इंच का आपका
जो पूरा का पूरा पर इंच स्क्वायर के हिसाब से करीब 16 मैशेस उससे गुजरनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, मैंने अपने घर की जाली को जाके जब स्केल से नापा तो सही में 1 इंच से 1 2 3 4 जाली निकल रही थी, और जब खड़ा करके स्केल को देखा तो 1 2 3 4 जाली निकल रही थी। सही में ये साइज एक्चुअली में फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो 16 मैशेस पर इंच, ये साइज याद रखना, इस पे एमसीक्यू आया है पीजी एंट्रेंस में। अब एक और सवाल जो एमसीक्यू में पूछा जाता है ना, जो छेद होता है जालियों के बीच में, छेद कितना बड़े से बड़ा कितना रख सकते हो, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 0.0475, 0.0475 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.0475। ठीक है, तो ये दिख रहा है जो छेद होता है ये 0.0475 से बड़ा नहीं होना चाहिए। उससे छोटा रख सकते हो आप, जैसे मच्छरदानी में तो और भी छोटा हो जाएगा, मगर 0.0475 एक मैंडेटरी यूनिट है कि भैया इससे बड़ा तो नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि इससे बड़ा होगा तो मच्छर तो अंदर से घुस के निकल जाएगा ना, तो वो हमको नहीं करना है। ठीक, तो ये हो गई आपकी स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में याद रखना है कॉपर या ब्रॉन्ज से बनी, प्रेफरेबली कॉपर या ब्रॉन्ज से बनी होनी चाहिए। 1 इंच पर स्क्वायर से करीब 16 तार निकलने चाहिए, और छेद का साइज करीब 0.0475 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गई आपकी स्क्रीनिंग। समझ गए? स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? जो खिड़कियों पे, दरवाजों पे जो हम जाली लगाते हैं ना कि मच्छर अंदर ना घुस पाए, उसको कहते हैं स्क्रीनिंग। उसके बाद आता है मॉस्किटो नेट्स। अब मॉस्किटो नेट्स में भी कुछ चीज याद रखनी है हमको, कैसी पैटर्न कैसा होना चाहिए। नहीं, आपने देखा है सर्कुलर पैटर्न की आती हैं, स्क्वायर शेप की आती हैं, पिरामिड शेप की आती हैं, पर प्रेफरेबली रेक्टेंगुलर शेप की होनी चाहिए, पहली चीज। और सेकंड, अलग अलग कलर की आती हैं, पिंक, हरी, नीली, सफेद, तो प्रेफरेबली वाइट कलर की होनी चाहिए, व्हाइट कलर की और रेक्टेंगुलर पैटर्न की होनी चाहिए। इस पे एमसीक्यू आया है, बेस्ट पैटर्न कैसा होना चाहिए, तो व्हाइट और रेक्टेंगुलर। साइज कितना होना चाहिए मच्छरदानी में जो छेद होते हैं उनका, तो वही हमने पहले भी याद किया है कि कितना भी छोटा रख सकते हो आप, लेकिन 0.0475 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब जो मच्छरदानी इस्तेमाल करते हैं हम, उसमें 1 इंच में कितने छेद होने चाहिए? करीब 150 के आसपास छेद होते हैं। ये जो मच्छरदानी होती है ना, इसमें 1 इंच पर स्क्वायर के हिसाब से देखोगे तो करीब 150 छेद होते हैं उसमें। ठीक, क्योंकि मच्छरदानी के छेद बहुत छोटे, बहुत छोटे, बहुत छोटे 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 होते हैं। ठीक, ये एक्चुअली नंबर है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा तो हम रख सकते हैं ना, तो बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं मच्छरदानी में। अब कितने तरह की होती है? 2 तरह की हमारे पास होती है, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स होती हैं और लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स होती हैं। फर्क क्या होता है? देखो, दोनों में ही हम पाइथ्रॉइड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स होती हैं उसमें हम डेल्टा मैथ्रिन या सिफ्लुथ्रिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फर्क है इनमें कि भैया जो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स होती है ना, वो करीब 6 महीने तक ही अच्छी होती हैं। हमने क्या किया, मच्छरदानी के सरफेस पे ही इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव कर दिया। तो पहली चीज तो मच्छर अंदर नहीं घुस पाएगा, दूसरी चीज इंसेक्टिसाइडल इंसेक्ट जो हमने पे जो इंसेक्टिसाइड ट्रीट किया है मच्छरदानी पे, उसकी वजह से मच्छर मर भी जाएगा। पहला तो घुस नहीं पाएगा, दूसरा मर भी जाएगा। तो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स और लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स का काम ये होता है। फर्क बस ये है कि जो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स है वो करीब 6 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हो बस। उसके बाद क्या है, उसका जो इंसेक्टिसाइड आपने छिड़काव किया है वो उड़ जाएगा, फिर नॉर्मल बेड नेट्स के जैसे इस्तेमाल करोगे। जबकि जो लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स है उसको करीब 3 साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। इनफैक्ट आप उसको वॉश भी कर सकते हो, करीब 20 वॉश के बाद उसका इंसेक्टिसाइड जो आपने मच्छरदानी के ऊपर लगाया है वो कम होता है। जो आपने पायरेथ्रॉइड इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया है ना उसपे, वो तो करीब 3 साल तक चलती है। ठीक, तो ये हो गई आपकी लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स, और ये हो गई आपकी इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स। तो लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स और इंसेक्टिसाइडल ट्रीटेड बेड नेट्स दोनों याद रखना, फर्क समय का है। ठीक है, तो याद रहेगा, ये हो गई आपकी
मॉस्किटो नेट्स। उसके बाद आते हैं रिपेलेंट्स। तो देखो मॉस्किटो रिपेलेंट्स के तौर पे आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। ये जो टिकिया आती थी, याद है गुड नाइट में हम लगाते थे, तो वो यूज कर सकते हो। इनफैक्ट मॉस्किटो कॉइल भी आती हैं, मॉस्किटो स्प्रेज भी आते हैं, और इनफैक्ट वो मशीन्स भी आती हैं जिनको आप उसके अंदर लगा दो तो धीरे धीरे वेपोराइज होते रहते हैं। बहुत सारी अलग अलग आती हैं, और अलग अलग रिपेलेंट्स में अलग अलग यूज भी होते हैं इंसेक्टिसाइड्स। ज्यादातर में ना एलेथ्रिन जरूर यूज होता है। तो आप ये जैसे हिट है या फिर ये जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट्स है, तो इनके जब कंटेंट्स में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कंटेंट्स में एलेथ्रिन काफी यूज होता है, तो इसको जरूर याद रखना। उसके अलावा एक डीट भी नाम की भी चीज आपको मिलेगी, तो डीट को भी याद रखना। एक्चुअली डायथाइल टोल्डामाइड होता है, तो वो भी याद रखना। और भी बहुत सारे हैं, इंडोलेन है, डाइमेथाइल कार्बोनेट है, इथाइल हेक्सानोडाइल है, और बेंजिल बेंजोएट है। तो बहुत सारे होते हैं, एटलीस्ट एलिथ्रिन को तो मत भूलना, और डीट का फुल फॉर्म मत भूलना। ठीक, तो ये हो गए आपकी जो सबसे आखिरी है, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स। तो इसको भी याद रखना। तो इतनी चीजें हैं जो आपको इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल या मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स में पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो भाई साहब थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन है आपका, कि आपको शॉर्ट नोट आ जाता है, या इनफैक्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चन तो कईयों बार आ जाता है कि भैया इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल बताओ या इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट बताओ। तो ये आपको बताते आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी के लिए, स्टार क्वेश्चन है भाई साहब, इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल थ्योरी के लिए। वाइवा के लिए तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। वाइवा में ना पहले आपको मॉस्किटो कंट्रोल मेजर से इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल्स के लिए आपको पूछ लिया जाता है, तो एटलीस्ट आपको ये हेडिंग्स और सब हेडिंग्स तो बताते आना चाहिए। उसके बाद वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया इंटरमिटेंट इरिगेशन क्या होता है, ये समझाते आना चाहिए। सोर्स रिडक्शन क्या होता है, ये समझाते आना चाहिए। एक्चुअली सोर्स रिडक्शन कुछ नहीं है, ब्रीडिंग साइट्स को आप एलिमिनेट कर रहे हो। तो आप अगर ब्रीडिंग साइट्स को एलिमिनेट कर रहे हो, तो आपको बताते आना चाहिए अलग अलग के लिए अलग अलग। ये लाइन बस मत बोल देना भैया, क्यूलेक्स के लिए अलग, एडीज के लिए अलग, एनाफिलिस के लिए, मंसोनिया के लिए अलग। तो आपको समझाते आना चाहिए। जैसे कि ये आपको पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर में आपको सबका अलग अलग दिख रहा है। ये देखो घर के आसपास जो टायर है, कंटेनर वगैरह पड़े हैं, तो ये किसके लिए हो जाएंगे, ये एडीज के लिए हो जाएंगे। ठीक है, आसपास देखो पानी भरा हुआ है, जो बारिश का पानी गड्ढों में भर गया, या यहाँ पे जो छत पे भर गया, तो या पूल में, स्विमिंग पूल में पड़ गया, तो ये क्या है, ये फ्रेश वाटर है, क्लीन वाटर है, तो ये किसके लिए हो जाएगा, एनाफ्लीज के लिए हो जाएगा। ऐसे ही घरों के आसपास जो आर्टिफिशियल पॉन्ड बने हुए हैं, उनमें जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो किसके लिए ब्रीडिंग साइट हो जाएगी, वो मंसोनिया के लिए हो जाएगी। उसके अलावा आसपास जो नाली है, नाली चौक हो गई है, उसमें पानी भरा है, उसमें अगर अंडे दे दिए तो किसके लिए हो जाएंगे, क्यूलेक्स के लिए हो जाएंगे, क्योंकि पॉल्यूटेड वाटर है। तो ऐसे आपको समझाते आना चाहिए एग्जाम्पल्स के साथ, किन किन चीजों को आप हटाओगे जिससे अलग अलग तरह के मॉस्किटोस को आप ब्रीडिंग करने से रोक सकते हो। तो ये फोटो, इस तरह की फोटोज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसको आपको समझाते आना चाहिए। अगर ये मैंने आपके सामने रख दिया और बोला कि अच्छा बताओ कि नंबर 6 ये कौन से मॉस्किटो की ब्रीडिंग साइट हो सकती है, तो आपको दिख रहा है कि इसके अंदर पेड़ पौधे हैं, एक्वेटिक प्लांट्स है, तो आप बोल दो कि मंसोनिया। अब मैं बोल दूंगा नंबर 10 ये किसकी ब्रीडिंग साइट हो सकती है, तो आप बोलोगे यार टायर पड़ा है, कंटेनर पड़े हैं, तो ये एडीज की हो जाएगी। अब मैं बोल दूंगा ये नंबर 2 ये किसकी है, तो आप बोलोगे ये नाली जा रही है, नाली चौक हो गई होगी, इसमें पानी भर गया है, तो ये क्यूलेक्स के लिए हो जाएगी। अब मैं बोल दूंगा नंबर 3 या नंबर 4, तो आप बोलोगे छत पे पानी भरा हुआ है, बारिश का, या गड्ढों में पानी भरा हुआ है, क्लीन वाटर है, तो आप बोल दोगे ये एनाफ्लीज की ब्रीडिंग साइट है। तो ऐसे समझाते आना चाहिए। इमेज बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं आपको। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं वाइवा में, तो मिनरल ऑयल, भैया मिनरल ऑयल का वाइवा में पूछ लिया जाता है कि भैया मिनरल ऑयल को समझाओ, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये मैकेनिज्म समझाते आपको आना चाहिए। उसके बाद नाम, भैया बायोलॉजिकल कंट्रोल वाइवा के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है नाम। ये फिश के नाम, बैक्टीरिया का नाम, फंगाई का नाम, प्रेडेटर मॉस्किटो का नाम, नाम समझाते आना चाहिए। और प्रेडेटर मॉस्किटो में पूछ लेते हैं आपसे, प्रेडेटर मॉस्किटो काम कैसे करता है,
तो अब ये मत बोल देना सर बड़ा मच्छर छोटे मच्छर को खा लेता है। भैया दिमाग लगाओ, तुम पढ़ क्या रहे हो? तुम एंटी लार्वल मेजर में बायोलॉजिकल कंट्रोल पढ़ रहे हो। तो एंटी लार्वल मेजर है तो बट ऑब्वियसली लार्वा को लार्वा खाएगा ना, है ना? तो ये ऐसे ही जब आप बायोलॉजिकल कंट्रोल में फिश बोलते हो तो भैया ये एंटी लार्वल मेजर है। तो मछली हवा में उछल के मच्छर को, उड़ते मच्छर को थोड़ी खा जाएगी, वो लार्वा को खाएगी। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है, मत करना। ठीक। एंटी एडल्ट मेजर्स में आपसे रेसिडुअल स्प्रेज में पूछ लिया जाता है कि इनके नाम बताओ, रेसिडुअल स्प्रे में किस किस का इस्तेमाल करते हैं। तो रेसिडुअल माला दीदी, प्रोफेशनल लिली, इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो आपको याद रहेगा रेसिडुअल स्प्रे। और स्पेस स्प्रे में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो पायरेथ्रम। इनफैक्ट ये भी बोल दिया जाता है कि फॉगिंग मशीन के इस्तेमाल से हम किसका छिड़काव करते हैं, तब भी हो जाए ना पायरेथ्रम। उसके अलावा जेनेटिक कंट्रोल्स के नाम एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, जेनेटिक कंट्रोल मेथड्स के। तो वो समझाना है तो समझा भी मैंने दिया है, तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स की बात करें तो वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 इंच से कितनी मैशेस, ये वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने इंच का छेद होना चाहिए मच्छरों से बचने के लिए, ये पैटर्न आपसे पूछ लिया जाता है। आइडियल कैसा होना चाहिए। उसके अलावा दोनों में फर्क पूछ लिया जाता है कि इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड पेट नेट्स और लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स में कौन सी ज्यादा लंबे समय तक चलती है, तो वो। और एक और सवाल जो आपसे पूछ लिया जाता है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स वगैरह या मॉस्किटो स्प्रेज में कौन सा ज्यादातर पाया जाता है, तो एलेथ्रिन। ये भी वाइवा में पूछ लिया जाता है। ठीक। तो ये हो गया आपके वाइवा के क्वेश्चन। एमसीक्यूज की बात करूं तो भैया जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो एनवायरमेंटल कंट्रोल के तहत आपको क्वेश्चन आया था कौन कौन से एनवायरमेंटल कंट्रोल मेजर्स होती हैं। तो एमसीक्यूज में आपको सोर्स रिडक्शन, इंटरमीडिएट इरिगेशन और वाटर हेड टैंक्स को कवर करना, ये पूछा जा चुका है। और मनसोनिया के लिए क्या करना है, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। तो एक्वेटिक प्लांट्स के रिमूवल, ये भी आपसे वाइवा में एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है। एमसीक्यूज में आपको केमिकल कंट्रोल के तहत नाम पूछे गए थे, तो मिनरल ऑयल और पेरिस ग्रीन। और पेरिस ग्रीन भी कितना, ये एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है। उसके अंदर क्या होता है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और पूछ लिया जाता है पाउडर फॉर्म में कौन सा होता है, तो पेरिस ग्रीन। उसके अलावा एक एमसीक्यू ये भी मिला था मेरे को कि डीडीटी को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है एंटी लार्वल में, तो कोलेस्ट्रॉल इफेक्ट नहीं होता है वो। ठीक। और इमेजेस, ये इस तरह की आपको इमेज आ सकती है, इमेज आ सकती है आपको, तो इमेज भी पहचानते आना चाहिए। या इनफैक्ट आपको ये एंटी लार्वल का इमेज आ सकती है एमसीक्यूज में, तो इमेज भी पहचानते आना चाहिए। ठीक। उसके अलावा बायोलॉजिकल में तो नाम पे भैया बहुत एमसीक्यूज आते हैं। तो फिश के नाम पे आ चुका है, बैक्टीरिया के नाम पे आ चुका है, फंगाई के नाम पे आपको एमसीक्यू आ चुका है। तो ये नाम याद होने चाहिए। इनफैक्ट आपको इस तरह से आ सकता है कि भाई ये किसका लार्वा होगा, इमेज आ सकती है। ये लाइफ साइकिल दे देंगे आपको, और फिर पूछा जा सकता है किसकी लाइफ साइकिल है ये आपको फिश की भी इमेज दे सकते हैं। तो ये भी पहचानते आना चाहिए। ठीक। फिर एंटी एडल्ट मेजर्स की बात करें तो आपको एंटी एडल्ट मेजर्स पे एमसीक्यू आया हुआ है कि भैया स्पेस स्प्रे में किसको कौन कौन यूज किया जाता है, उनके नाम। उसके अलावा आपको पूछा गया है कि भैया एमसीक्यूज में स्पेस स्प्रे और रेसिडुअल स्प्रे में क्या क्या यूज किया जाता है, किसमें रेसिडुअल इफेक्ट नहीं होता है, इस पे भी आपको एमसीक्यू आया हुआ है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स की बात करें तो इस पे भी एमसीक्यू की एक जाली में कितनी, तो कितने, एक इंच में कितनी जालियां जानी चाहिए स्ट्रिंग्स, तो 16 मैशेस। उसके अलावा किस तरह का पैटर्न होना चाहिए, कितना छेद का साइज होना चाहिए, मच्छरदानी में 1 इंच से में कितने छेद होते हैं, ये भी एमसीक्यू आया है। उसके बाद इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स में कौन सा पाइथ्रॉइड यूज करते हैं, कितने समय तक इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स और लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स को यूज कर सकते हैं, इस पे भी एमसीक्यू आया हुआ है आपको। और एलिथ्रिन पे एमसीक्यू आया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स, या उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दैट इज इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।